जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर एक बहुत अच्छा अपडेट आ गया है और वो मैं अपडेट आपको बताने वाला हूं। आप सबको पता होगा एक नोटिस जो है वो एक एप्लीकेशन आपने देखा होगा वायरल हो रहा है और वायरल होने की सच्चाई मैं आपके सामने रखूंगा। और उसमें क्या गया है कि जो FSSO यानी आपके सब इंस्पेक्टर में यानी UPSI का जो एग्जाम आएगा उसमें फायरमैन के अंदर जो द्वितीय अधिकारी होते हैं उनके पदों में इजाफा बताया गया है। साथ ही में फायरमैन के कांस्टेबल के पदों में भी उसमें बताया गया है कि काफ़ी जो संख्या में पद हैं वो बढ़ गए। एग्जैक्टली बात क्या है वो मैं सारी चीजें आपको बता देता हूं। तो फायरमैन का एक नोटिस वो वायरल हो रहा है और उस वायरल की ही कहानी मैं आपको बता रहा हूं। आप साफ लिखा हुआ है 4/8/2023 को अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के समक्ष 7 बिंदुओं पर प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें प्रस्तुतिकरण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए हैं। यानी कि जो ये एप्लीकेशन 8 तारीख को भेजा था उसके बाद में ये कहा गया है कि इसमें जो 7 बिंदु रखे गए थे उन पर तुरंत कार्रवाई मतलब तुरंत एक्शन जो है उन पॉइंट पर होना चाहिए जो एप्लीकेशन में सम्मिलित किए थे। नंबर के पॉइंट पे साफ साफ लिखा है सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों का अध्याचन, यानी कि जो ये डायरेक्ट भर्तियां होती हैं जो एग्जाम दे करके आप बनते हैं FSSO या फायर कांस्टेबल, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया है। देखिएगा पहले ही पॉइंट में लिखा हुआ है साफ साफ अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के सीधी भर्ती के संबंध में 93 पदों के भेजे गए अध्याचन में के संबंध में तत्काल कार्रवाई पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। यानी कि देखिएगा पहले 29 थे FSSO में, अब जो ये बढ़कर के 93 कर दिए हैं। इन्होंने एक एप्लीकेशन के माध्यम से ये बताया था कि देखिए साहब फायर स्टेशन काफ़ी ज़्यादा संख्या में अभी निर्माणाधीन हैं और काफ़ी निर्माणित हो चुके हैं। फायरमैन के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु 2019 फायरमैनों के भेजे गए अध्याचन पर तत्काल कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिया गया है। तो यानी कि अब सीधे सीधे जहां पर 1007 था अब यहां पर 2019 पद हो गए हैं आपके फायरमैन के लिए। अभी इसका जब भी देखिएगा कुछ समय के बाद में आप जब नोटिफिकेशन देखेंगे तो उस नोटिफिकेशन में ये ऐड हुआ मतलब सम्मिलित हुआ पूरा जो है वो वैकेंसी का ब्यौरा आएगा। पर ये जो 7 बिंदु जो लिखित में दिए गए थे उन पर जो है वो मंजूरी दे दी गई है और ये बोला गया है कि इस बार कांस्टेबल हो या फायरमैन के FSSO हो उनके पदों में इजाफा किया जाएगा। आपको पता होगा कांस्टेबल सिविल पुलिस या फायर वो PSC के तुलना में फायरमैन में कम पद निकलते हैं। अब देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें जिक्र किया गया है कि फायरमैन के जो स्टेशन है वो निर्माणाधीन है। आपने देख रखा होगा हमारे फायरमैन के जो स्टेशन होते हैं ना भाई, मतलब क्या बताएं, वो एकदम यार उच्च लेवल उच्च श्रेणी के जो फायर स्टेशन होते हैं। आपने देखा होगा ऐसा लगता है पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग हो। बोलो यस और नो। आप देखेंगे कम कम 5-5, 6-6, 7-7 मंजिल तक तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं और उनमें देखिए जब भी आपका चयन हो जाता है नौकरी करते हैं ना तो आप अपने दोस्त से जो नौकरी कर रहे हैं उनसे आप पूछिएगा कि जब भी आपको जो रूम है अलॉट होगा वो 3 BH का होगा। समझ गए ना, मतलब कमरों की तो कोई कमी नहीं है। बोलते हैं बताते हैं कि देखिएगा रहने वालों की कमी है, कमरों की कोई भी आवास की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आपको अपने फायर स्टेशन पर रह करके ही ड्यूटी करना होता है। अब जब ड्यूटी का आपका रोस्टर में टाइम आएगा तब आपको ड्यूटी करना होता है। फायरमैन के कांस्टेबल की आपको मैं बताता हूँ 3-3 घंटे का, जैसा मुझे बताया 3-3 घंटे का शिफ्ट होता है। मतलब जैसे आपको दिन में जो है वो 12 से 3 किया, अब रात में भी आप 12 से 3 करेंगे, ठीक है, लेकिन अगले दिन जब होगा तो वो 3 से 6 और रात में भी जो है वो 3 से 6 होगा। इस तरीके से चलता है। जब आपका पूरा शेड्यूल जो है वो कंप्लीट होता है 4-5 दिन में, उसके बाद में फिर नए जो कांस्टेबल होते हैं उनका नंबर लिया जाता है तो आप रिजर्व में रखे जाते हैं। तो रिजर्व में रखने का मतलब है कि अब इसमें भी देखिएगा क्या होता है कि जब भी कभी इमरजेंसी अलार्म बजता है तो उसके बाद में जो कार्रवाई होती है उसके लिए भी पहले से रोस्टर तैयार होता है कि इमरजेंसी स्थिति में कौन कौन गाड़ी पर जाएगा। गाड़ी पर भी 3 से 4 और वो स्थिति के अनुसार जो होता है गाड़ी पर कांस्टेबलों की संख्या को निर्धारित किया जाता है। तो ऐसे में आपको अगर इमरजेंसी में, अब देखिए आपका स्टेशन पर रहना ज़रूरी है। अगर मान लीजिएगा बहुत बड़ी आपात स्थिति है और ऐसे में ऐसा तो नहीं है कि आपको बुलाया जाएगा ढूंढ करके कि भाई आ जाओ, ऐसा नहीं। इमरजेंसी में आपको मतलब एक समझ लो इंस्टेंट आपको जो है वो वहाँ पर कार्रवाई करनी होती है। तो ये मतलब एक इंटरेस्टिंग जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। FSSO जो होता है वो हर किसी का सपना होता है। अब देखिएगा मेरे मित्र थे जो मेरे साथ में नौकरी कर रहे थे जो है कारागार पर, और उनका जो चयन हुआ है वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनका UPSI में सिविल पुलिस दरोगा में हुआ है, जबकि उनकी जब इच्छा थी तो वो थी FSSO
है ना, फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर की जो है उनकी चॉइस थी। लेकिन फॉर्म भरने के टाइम पर उन्होंने सिविल की चॉइस रख दी और वो अब बन गए सिविल में दरोगा जी। अलग अलग हर क्षेत्र में हर व्यक्ति की, हर पोस्ट की अपनी अलग पावर होती है, लेकिन एफएसएसओ एक बहुत ही उच्च लेवल का जो होता है ऑफिसर होता है। मतलब अब देखिए हर किसी की अपनी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, किसको कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, लेकिन अब वो बाद में कहते हैं कि यार हमें लग रहा है कि जब वो नई भर्ती आएगी तो हमें एक बार दोबारा से पेपर देना पड़ेगा और हम चाहते हैं कि इस बार जो हम एफएसएसओ को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें। देखिएगा हमने भी जब वैकेंसी निकला था तो जेल वार्डर हो या फायरमैन हो या फिर आपका घुड़सवार हो, इन तीनों की प्रेफरेंस में हमने जेल को भरा था। उस टाइम पर ज़्यादा नहीं पता था, ज़्यादा संख्या देखा, ज़्यादा पदों की संख्या देखा तो हमने जेल वार्डर को भर दिया। उसके बाद में पता चला कि जो हमारा डिसीजन था दैट वाज नॉट गुड, वो एकदम गलत डिसीजन था। और डिसीजन के साथ में अब उससे अगर परिवर्तित करना है, उसे चेंज करना है, तो फिर कुछ मेहनत करने के बाद में, एक अच्छा पद हासिल करने के बाद में उसे चेंज किया जा सकता है। चेंज देखिएगा ऐसे नहीं होता है कि आपने पेपर दिया पास, नहीं भाई, उसके लिए भी काफ़ी मेहनत लगती है। तो जो विद्यार्थी ऐसा बोलते हैं कि साहब आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, अब आप दूसरे की सीट को क्यों ख़राब कर रहे हो, तो दूसरे की सीट को ख़राब करने के लिए भी ना इंसान रात और दिन मेहनत करता है। ख़राब नहीं होता, इंसान अपनी मेहनत से करता है। और अगर उसे लगता है कि जहाँ पर उसे अच्छा फील हो, जिस डिपार्टमेंट में नौकरी करने में मज़ा आए, अच्छा लगे, उसको फिर उस डिपार्टमेंट में जाने के लिए मेहनत करना होता है ना। अब देखिएगा आप इस भर्ती के लिए लगातार तैयारी करते रहें। टेंडर का जो है वो फॉर्म ऑलरेडी टेंडर आपको पता है निकल चुका है, कब आएगा ये तो समय वाली बात है। लेकिन अगर मान लीजिएगा अभी अगर ये नवंबर दिसंबर में अगर ये फॉर्म निकल जाता है और जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होता है, आपके पास में 3-4 महीने का समय है, तो क्या आप आज तैयार हैं? बताइएगा। यूपीएसआई का सिलेबस एक वास्ट सिलेबस होता है और इसको 4-5 महीने में कवर करने के लिए आपको आज से ही पढ़ना पड़ेगा। आप अगर सोचें कि जब आ जाएगा तब देख लेंगे, भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता। रियल टीम बता रहे हैं हम आपको। देखिएगा आपको पता है 160 प्रश्न आते हैं, 160 में से लगभग 125 प्रश्न के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। और ये टारगेट तभी हो सकता है जब आप हर सेक्शन के अंदर बहुत बेहतर नॉलेज रखते होंगे। बेहतर नॉलेज के लिए बस आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ते रहें, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। लगातार पढ़ाई करते रहें, लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल बेधड़क होकर के आप ज़रूर जो है पूछ सकते हैं। ये आप देख लीजिए, कुछ प्रैक्टिस सेट हैं जो मैं आपको हमेशा बताते आ रहा हूँ, जिनको आप एक बार ज़रूर लगा लीजिए। बता देता हूँ ये जो सॉल्व पेपर्स हैं ये आपको कहाँ से मिलेंगे। देखिए अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को, सॉल्व पेपर्स को अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आप नज़दीकी बुक स्टोर पर जा करके या ऑनलाइन भी आप इसे बाई कर सकते हैं। चक्षु प्रकाशन ने भी अपना जो है वो सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट भी निकाल दिए हैं, तो ऐसे में सॉल्व पेपर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। कहीं पर भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। चक्षु प्रकाशन ने अपने उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर स्टडी गाइड भी जो है उन्होंने लॉन्च कर दिया 2023 भर्ती के लिए। 4 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे और लगभग जो वो 3200 से ज़्यादा जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे और बाकी हर टॉपिक का डिस्क्रिप्टिव वहाँ पर दे रखा है। 10 प्रैक्टिस सेट वाला भी इन्होंने एक सेट जारी किया है और इसमें के 4 सॉल्व पेपर हैं। बहुत बेहतरीन है, मतलब जो भी प्रैक्टिस सेट हैं वो तो लेटेस्ट पैटर्न पर बनाए हुए हैं। सॉल्व पेपर वो हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, जो मैंने सॉल्व कर रखे हैं। इसके बाद में इन्होंने एक प्रैक्टिस सेट भी निकाला है जिसमें के 15 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। 2000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। आप अपने नज़दीकी स्टोर पर जाइएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप इसे बाय कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर आप कांटेक्ट करिएगा। ऑलरेडी मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे चुका हूं। अब मैं आपसे सिर्फ 5 सवाल करूंगा, जिन 5 सवालों के जवाब आपको देने हैं। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, एक सवाल है कि यूएनओ के कितने अंग होते हैं? आपके पास में ऑप्शन है 3, 4, 6 या 8। यूएनओ के कितने अंग होते हैं इसका आपको बताना है। और एक और सवाल बहुत अच्छा है, यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। जितने अंग होंगे उतनी इसमें अधिकृत भाषाएं हैं और कौन कौन सी हैं वो अगर आप बताएंगे तो आप बहुत बेहतर अच्छा फील होगा। आपको मुझे बताना है कि सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं। ऑप्शन मैं आपको देता हूँ 6, 5, 10 या फिर 15। एक और, अब अस्थायी की भी संख्या आप बता सकते हैं। यूएनओ में कितने जो है अस्थायी जो होते हैं सदस्य होते हैं। यूएनओ की कार्यकारी भाषा जो है वो कौन सी है? यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच या फिर स्पेनिश? ये आपको, या फिर ए और बी, मतलब अंग्रेजी और
स्पेनिश या फिर अंग्रेजी और फ्रेंच। ये रावत भाटा परमाणु विद्युत घर ये किस राज्य में अवस्थित है? मतलब यूपी, राजस्थान, एमपी या छत्तीसगढ़। कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 5, 10, 15 या 20। एग्जैक्टली आपको सही आंसर बताना है। और द हेग, ठीक है, द हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है। द हेग के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है वहाँ पर आपको मुझे बताना है कि न्यायाधीशों की जो एक समय कार्यकाल होता है वो कितनी साल का होता है। लास्ट सवाल एक और मैं आपसे पूछ लेता हूँ, एक है बहुत ही अच्छा सवाल है कि काकरापारा परमाणु रिएक्टर केंद्र ये कहाँ पर है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? इन सभी सवालों के जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। मैं देखता हूँ आपकी अप्लाई कैसी चल रही है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अपना आप ध्यान रखिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।